एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और दर्शकों, महाभारत में आज जिस विषय की मैं बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मुसीबतें नहीं आती हैं तब तक ना तो दोस्तों का पता चलता है और ना ही दुश्मनों का कोई खास पता चलता है। लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो रास्ते भी ढूंढे जाते हैं। और अब देखिए ना, अगर डोनाल्ड ट्रंप अपना टैरिफ वाला पागलपन शुरू नहीं करते तो दुनिया कैसे अमेरिका से टकराने की हिम्मत जुटाती। इसीलिए जब ट्रंप ने टैरिफ खेलना शुरू किया तो फिर बाकी बचे हुए देशों ने टैरिफ से खेलना भी सीख लिया। वो टैरिफ खेल रहे हैं और बाकी देश इस टैरिफ से किस तरह से खेलना है वो भी सीख रहे हैं। अब एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ यूरोप है। अमेरिका ने टैरिफ लगाकर एक तरफ भारत को झुकाना चाहा तो दूसरी तरफ यूरोपीय देशों को भी ग्रीनलैंड के मुद्दे पर टैरिफ वाली आंख दिखाई थी और टकराव खुलकर सामने आया था। टैरिफ लगाने और हटाने के इसी पागलपन के जवाब में भारत और यूरोप पहली बार उतने करीब दिख रहे हैं जितने पहले शायद कभी नहीं रहे। आज भारत के गणतंत्र उत्सव की मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen। और बहुत मुमकिन है, ये तस्वीरें जरा आप देखिए, बहुत मुमकिन है कि कल वो भारत के साथ एक ऐसी डील साइन करें जिसके बारे में वो खुद कह चुके हैं कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स होगी। ये तस्वीर लेकिन जरा देखिए आप, ये तस्वीर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल गर्मजोशी से मिले बल्कि लगातार ब्रीफ करते रहे। गणतंत्र दिवस पर जो झांकियां वहां से गुजर रही थी, सेना जिस तरह से शौर्य का प्रदर्शन कर रही थी, उन सब के बारे में डिटेल बताते रहे, विस्तार से समझाते रहे। और अब बात बढ़ चली है मदर ऑफ ऑल डील्स की तरफ। अगर सीधे शब्दों में कहें तो भारत यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इसके पीछे ट्रंप का योगदान भी है, क्योंकि ना ट्रंप डराते ना यूरोप और भारत इतने करीब आते। यह डील पिछले 20 साल से रुकी हुई थी। दर्शकों, यह भी आपको जानना चाहिए, यह इतना आसान नहीं था। यह 20 साल से डील रुकी हुई थी। 2007 में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय समझौते के लिए यह वार्ता शुरू की थी। यह बातचीत तकरीबन 15 राउंड तक गई लेकिन सफल नहीं हो सकी। 2013 में बातचीत का सिलसिला एक तरह से पूरी तरह थम गया था। इसके बाद 8 साल ना उधर से कोई पहल हुई ना भारत की तरफ से कोई खास पहल हुई। 2022 से यह बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हुआ और कोशिश यह की गई कि 2024 तक ही डील लॉक कर ली जाए, लेकिन बात नहीं बनी, सफलता नहीं मिली। और अब इस डील के जमीन पर उतरने की प्रबल संभावना है। यह संभावना क्यों है यह भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और यह जो हो रहा है यह यूं ही नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रंप एक तरफ समझ रहे थे कि वो भारत को डराएंगे, दूसरी तरफ वो समझ रहे थे कि हम यूरोप को भी अपनी जेब में रखेंगे, यूरोप को भी डराएंगे और जब नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, वरना उनकी बातें मानी जाए। उन्होंने बहुत सारी बातें मनवाई भी हैं इसी तरह से, लेकिन इस डर के आगे जीत भी होती है। और अब दुनिया उस तरफ बढ़ चली है जिस तरफ देशों का राष्ट्र हित है। यूरोप ने दावोस में अमेरिका को जो बोलकर दिखाया था दर्शकों, उसे अब कागजों में उतारने की तैयारी चल रही है। यह अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील बताई जा रही है, इसीलिए कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स। इससे यूरोप में सामान भेजना आसान हो जाएगा। अगर मैं कुछ इसका हिस्सा समझ पाया हूं तो मैं आपको समझा रहा हूं। भारत के सामानों पर लगने वाले टैक्स में बड़ी कटौती होगी और भारत में आने वाले यूरोपीय सामान भी सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि उससे भी टैक्स हटेगा। अगर यह डील लॉक हुई तो भारत का निर्यात
जो एक्सपर्ट मान रहे हैं वो 20 से 30% इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा और करीब 2 अरब लोगों का एक फ्री मार्केट तैयार होगा। इसको दोनों की आबादी के अनुपात में देखा जा रहा है। भारत की आबादी को जोड़ लीजिए और यूरोपियन यूनियन में शामिल 27 देशों की आबादी को जोड़िए तो लगभग ये 2 अरब के आसपास बैठता है। और दुनिया की कुल जीडीपी को आप देखेंगे तो लगभग 1/4 दुनिया की जीडीपी का ये 2 देश, अगर माफ कीजिए, यूरोप यूनियन यानी कि वो 27 देश और भारत साथ में आया तो जुड़ते हैं। भारत अभी यूरोप के साथ करीब करीब 11 से 12 लाख करोड़ का व्यापार करता है, लेकिन दोनों तरफ से अभी क्या चल रहा है, हैवी टैरिफ लगाए जाते हैं। भारत भी यूरोपीय सामानों पर, लग्जरी ब्रांड्स पर टैरिफ लगाता है और यूरोप भी लगाता है, वहां के देश भी लगाते हैं। लेकिन अगर यह फ्री ट्रेड डील हुई तो जाहिर है कि इससे फर्क पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी मेरे मन में कुछ सवाल हैं। उन सवालों को मैं चाहूंगा कि आज वो सवाल हल हो। कुछ एक्सपर्ट्स मैंने बुलाए हैं। सवाल यह है कि क्या इसमें जितना फायदा दिखाया जा रहा है उतना फायदा होगा, या इसके बिटवीन द लाइंस भी कुछ छिपा हुआ है, क्योंकि देखने में तो सब हरा हरा लगता है। अगर अब तक यह डील अधर में थी तो इसके अंदर ही अंदर क्या चल रहा था पिछले 3-4 साल की अगर मैं बात करूं तो, और क्या यूरोप पर सीधा विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। अभी जब रशिया से हमने ऑयल खरीदना शुरू किया तो सबसे ज्यादा बेचैनी यूरोप के नेताओं के अंदर ही थी कि अचानक इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। इसके पीछे भी कुछ उनके हिडन इंटरेस्ट हैं, उसको भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप पर जो भरोसा भारत ने किया था आपके सामने है कि उसका कोई खास सिला भारत को मिला नहीं। भारतीय विदेश नीति का यूरोप चैप्टर कितना कारगर साबित होगा, इस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। यूरोपियन यूनियन से डील होगी लॉक, ट्रंप को लगेगा शॉक। भारत और यूरोपियन यूनियन मंगलवार को बड़ा इतिहास लिखने जा रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अभी अटकी हुई है, लेकिन ट्रेड वॉर के बीच भारत सबसे बड़ी डील साइन करने जा रहा है। यह डील तब हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% भारी टैरिफ ला दिए हैं और भारत अमेरिका के बीच ट्रेड वार्ता अभी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। कुछ दिनों से ट्रंप के तेवरों में कुछ नरमी जरूर देखी गई, लेकिन उन पर भरोसा करना मुश्किल है और इसीलिए भारत उन विकल्पों पर काम कर रहा है जो राष्ट्रहित में है। यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भारत आए हुए हैं। ये पहला मौका है जब यूरोपीय संघ का शीर्ष नेतृत्व एक साथ गणतंत्र दिवस के उत्सव में मुख्य अतिथि बनकर भारत आया है। और अब 27 जनवरी यानी कल भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच महाडील होने जा रही है और इस महाडील को नाम दिया गया है मदर ऑफ ऑल डील्स। इसका जिक्र भारत आने से पहले ही दावोस की धरती से खुद उर्सुला वॉन कर चुकी हैं। And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. इस डील के साथ ही भारत और यूरोपीय देशों के बीच कारोबार आसान और तेज हो जाएगा। भारत और ईयू के बीच एफटीए साइन होने से अमेरिका और चीन दोनों की दादागिरी कम होगी। अमेरिका टैरिफ का हंटर चलाकर भारत के निर्यात को प्रभावित कर उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना चाहता है, लेकिन अगर ईयू के साथ डील हो जाती है तो न केवल अमेरिकी टैरिफ का असर कम होगा, बल्कि भारत और ईयू के बीच बढ़ते कारोबारी संबंधों से दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता भी कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। एम्बेसडर दीपक वोरा साहब हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है। अनंत विजय जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। टीना शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आकाश जिंदल जी हैं, आर्थिक मामलों के
बड़े जानकार हैं। मेरे साथ प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और सतीश के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन महाभारत में। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं दीपक बोहरा साहब, आपके अनुभव के आधार पर क्या यूरोप पर रिलाई किया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारी चीजें लॉक हो चुकी हैं, और अगर उर्सुला वॉन डेर लेन ये खुद कह रही हैं कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स है, तो इसके मायने क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है आप तक? सर लाउड एंड क्लियर, प्लीज बोलिए। ऑलराइट, इतने सारे विशेषज्ञ आपने बुलाए हुए हैं, मैं चाय पीने जा रहा हूं, आप इनसे बात करिए। इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। ऑलराइट साहब, 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए हैं, अभी मैं भंगड़ा नहीं कर रहा हूँ। ये ट्रेड डील को, जिसका ये मैडम बहुत शोर मचा रही है, मैडम वंडरलैंड या जो भी इनका नाम है, बहुत ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने बहुत देखा है सर, मैंने देखी है यूरोप की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा। मैं बताता हूँ सर, पिछले कई सालों से हमारी एक सालाना समिट मीटिंग मिनिस्टर लेवल पे होती थी यूरोप के साथ, मैं भी गया था। और जो 6 महीने के बाद एक यूरोपियन देश बनता है प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, और जो उनका सबसे जूनियर चपरासी था वो हमारे मंत्री से मिलता था आखिरी दिन 5 मिनट के लिए, और हम आगे होए 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 मीटिंग हो गई, कुछ नहीं, नेट रिजल्ट 0। अब मैं आपको सितंबर 2025 में ले चलता हूँ। इनकी कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी की जो चीफ है, जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट है, उसका नाम है काया कलास। वो एस्टोनिया की राष्ट्रपति होती थी वो मैडम। क्या कहती है सर सितंबर में, इसी सितंबर में जो गुजरा है, भारत रूस से तेल खरीद रहा है, भारत को यूरोपियन वैल्यूज नहीं मालूम है, भारत को ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ फिक्र नहीं है, भारत ने ज़पाड एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट किया था रूस के और बेलारूस के साथ, हमें खतरा है। और फिर कहती है हम भारत के साथ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी यूज करेंगे। सर, हम कोई धोबी के गधे हैं कि तुम मुझे गाजर भी दिखाएगी और डंडा भी मारेगी? और अब यही महिला, जब हमने एक तमाचा मारा है इसको, तो कहती है भारत तो भगवान है यूरोपियन यूनियन का, अब भारत के बिना तो यूरोपियन यूनियन खत्म हो जाएगी। इन पे भरोसा करेंगे आप सर? आई एम सॉरी, आई एम साउंडिंग नेगेटिव, लेकिन मेरा तजुर्बा है। फाइनली सर, कोई भी 27 देश है अभी यूरोपियन यूनियन में, उनमें से कोई भी इसको वीटो कर देगा। यूनानिमस डिसीजन लेना है, पहले यूरोपियन पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगा, अगर साइन किया कल 1 साल लगेगा। और मैं बताता हूं कौन वीटो करेगा। मैकडोनाल्ड ट्रंप हंगरी का बहुत दोस्त है, रोमानिया उसका चमचा है, दोनों में से किसी ने कहा नहीं चाहिए, ठप। अभी मेरकोसूर लैटिन अमेरिका के साथ साइन किए डील, ऑपोजिशन हुआ, ठप, बंद हो जाती है। सर, ये कहने की बातें हैं, फायदा क्या होगा, कितना होगा ये मुझे देखना है। पर यूरोप पे सर, माफ करिए, मैं बहुत कम भरोसा करता हूं। मेरी पहली पोस्टिंग फ्रांस में थी, उसके बाद स्पेन में रहा, मैं पोलैंड में रहा हूं, जॉर्जिया में रहा, आर्मीनिया में, जानता हूं इन लोगों को सर। घमंड नहीं किया अभी उनके लिए। भारत अभी भी वो 5वीं वर्ल्ड कंट्री है, गरीब देश है, जो भी दे दोगे इनको ले लेंगे। अब आके इन्होंने देखा है कि भारत, ये इंडिया। लास्ट थिंग आपके विशेषज्ञ बताएंगे। मैं इतना ही कहूंगा सर कि ये जो डील है उसमें अभी भी बहुत सारी बाधाएं हैं, क्योंकि नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, ये है वो, एग्रीकल्चर चाहते हैं। जब तक हमने पूरी तरह से इनको मना नहीं किया और इनके सामने छाती फुला के खड़े नहीं हुए, ये नहीं मानेंगे। क्योंकि ये डील हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप दोनों तरफों को सता रहा है, इसलिए उसके अगेंस्ट हम इकट्ठे हो रहे हैं। मैं सतीश के सिंह साहब, आपके अनुभव के आधार पर यह जानना चाहता हूं कि ये 8 साल के आसपास कोई बातचीत नहीं हुई, और दीपक बोहरा साहब अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि पहले भी जो मीटिंग्स हुई वो मीटिंग्स का नाम नहीं दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि जूनियर अधिकारी आते थे और कोई फायदा उसका निकलता नहीं था। क्या इससे बहुत उम्मीद करनी चाहिए भारत को? सबसे पहले राम मोहन जी, तो मैं भी बताऊं कि मैंने भी 2 इनके मीटिंग कवर किए हैं जी, और जहां तक मैं हालांकि बहुत कम ही एग्री करता हूं दीपक बोहरा साहब से, लेकिन आज जो उन्होंने बातें कही है उसको बहुत ध्यान देने लायक बात है कि 2 ट्रंप के सताए हुए लोग साथ आ रहे हैं। हमको भूलना नहीं चाहिए कि यूरोप ने हमारे उपनिवेश के रूप में हम पर इतने सालों तक शासन किया है, चेकमेट करने में माहिर होते हैं। सही है कि हम अगर अपना फ़ायदा देख रहे हैं कि भाई ये ट्रंप से कैसे निपटा जाए, तो ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन बहुत जल्दबाजी में कुछ कदम रखना ठीक नहीं है, क्योंकि अमेरिका को नज़रअंदाज करके, अलग थलग करके, उसके छाती पे चढ़ के, हमको नहीं लगता है कि ये हमारे लिए अमेरिका का एक रणनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा है। ट्रेड का तो है ही, आप अभी बता रहे थे नहीं कितना
एक फिगर दे रहे थे, 8-9 लाख करोड़ का तो हमारा एक्सपोर्ट हो जाता है अमेरिका को। तो वो बात है। अच्छी बात यह है कि चलिए, विपक्ष वाले भी सोच रहे होंगे, राहुल गांधी भी सोच रहे होंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ एक यूनियन होना चाहिए। तो मोटे तौर पर तो सब डेमोक्रेटिक है यूरोप में, वो सब सही है। लेकिन आज जो पूरा स्थिति है ना, पूरी स्थिति है वो चेक एंड बैलेंस की ही है। ये बात समझिए, अगर इनसे वो रूस से हमारा तेल लेने पर खिलाफ थे तो ट्रम्प भी था, उसने टैरिफ भी किया, तो हमने तेल रोका है। तो बात यह है कि हमारी सरकार किस बैलेंसिंग से चल रही है, किस सूझबूझ से चल रही है, क्या फाइन लाइन पे चल रही है। वो जो एक पोल होता है ना, जिसपे हमारे लिए आजकल वो बैलेंस करने वाली बात है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हम एक ही चीज़ में इसका स्वागत करते हैं, वो ये है कि यहाँ के कंट्रीज मोटे तौर पर डेमोक्रेटिक है ना। ये बात बार बार गूंजती है, उस लिहाज से फिर ये ठीक है। बाकी ट्रेड का जो डील है उसमें तो सब अपना फ़ायदा देखते हैं, उनके लोग कम हैं, हमारे यहाँ लोग ज़्यादा हैं, अपना वो माल यहाँ ठेलने लगेंगे और हम फिर देखें ना कि हम कोई डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में, आदि में बहुत सारी चीजें। ठीक है सतीश जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। टीना शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ हैं। टीना जी, इसमें क्या फायदा दिख रहा है खासतौर से भारत के नजरिए से देखें, क्योंकि मैं जिंदल साहब तुरंत आ रहा हूं आपके पास टीना जी के इस कमेंट के बाद। लेकिन टीना जी मुझे बताइए, क्योंकि सतीश के सिंह कह रहे हैं कि अनुभव पुराने ठीक नहीं है। यूरोपियन यूनियन का जो बैकग्राउंड रहा है, जी 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 बिल्कुल, यूरोपियन यूनियन का जो पुराना अनुभव हमारा रहा है हिंदुस्तान का, स्पेशली पिछली सरकारों में, 2014 से पहले की सरकारों में जो अनुभव थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन वो कभी बाहर नहीं आए। तो अभी मिस्टर बोरा ने जो कहा, मैं कम्प्लीटली अग्री करती हूँ। मैं मिस्टर बोरा को फॉलो भी करती हूँ, उनका काफ़ी मैंने कुछ पढ़ा भी हुआ है। और मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ इस तरह के लोग हैं जो फॉरेन अफेयर्स पे नज़र रखते हैं। तो ऑफ कोर्स ये हमारे लिए थोड़ा सा अलार्मिंग है, लेकिन सिचुएशनल आप कह सकते हैं कि फ़ायदेमंद है, सिचुएशनल फ़ायदेमंद है। और यूएस की इकॉनमी, यूएस की जो स्ट्रैटेजी है फॉर इंडिया, या यूएस के साथ जो हमारे रिलेशनशिप हैं, या फिर हमारा जिस तरह का ट्रेड है यूएस के साथ, उसको तो हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम क्या इस टाइम डेवलपिंग नेशंस जितने भी हैं वो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। और मैं कहीं ना कहीं इस बात को मानती हूँ कि ये टेम्परेरी रिलीफ के तौर पे हो सकता है, अगर ये जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाए। जिस तरह का टैरिफ और जो अनाउंसमेंट ये हुई है, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल अनाउंसमेंट है और ये दावोस से चल रही थी, हम इसको देख रहे थे करीब से, इसको नज़र से देख रहे थे। लेकिन जिस तरह की अनाउंसमेंट है, कल इसको साइन करने जा रहे हैं, ये अगर हो जाता है तो देयर इज नथिंग लाइक इट। इंडिया विल बी वेरी बेनिफिशियल। बट हाँ, अगर अपनी बात से पीछे जाते हैं तो हमारे लिए टेम्परेरी, मैं फिर कहूंगी यूएस के साथ जो चीजें हैं वो हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ओके जिंदल जी, मैं अपने सभी मित्रों का सम्मान करता हूं, बट इन सब में से विद ड्यू रिगार्ड्स, मैं बिजनेस एक्सपर्ट हूं, बिजनेसमैन भी हूं। हम ईयू के साथ डील करने जा रहे हैं जनाब, विद ड्यू रिगार्ड्स कहूंगा, हम कोई लव अफेयर नहीं करने जा रहे कि हमारे दिल मिलने चाहिए, आत्माएं मिलने चाहिए, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। आप इसको इस तरीके से समझे, अगर डील का 40% भी हमारा व्यापार बढ़ जाता है तो हमारा काम हो गया। मेरा व्यापार बढ़ेगा मेरे देश का, तो उससे क्या होगा, मेरे यहाँ रोजगार बढ़ेगा, मेरे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, मेरी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, मेरी जीडीपी बढ़ेगी, थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने का सपना पूरा होगा, 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने का सपना पूरा होगा। आप सिर्फ इसे देखें, आप ये ना देखें कि हम कोई रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, कोई लव अफेयर करने जा रहे हैं, कोई शादी करने जा रहे हैं, कुछ नहीं। मेरी दुकान पे जनाब 5 काउंटर थे, एक छठा काउंटर और खुल गया। उस छठे काउंटर से मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि 100 रुपए का माल बिकेगा, मैं कह रहा हूं, बिल्कुल देसी व्यापारी की भाषा में कह रहा हूं, 80 नहीं 20 रुपए का, 30 रुपए का माल बिकेगा तो उतना ऐड हो रहा है, उससे ज्यादा व्यापार में नहीं सोचते। व्यापार में ये नहीं है कि जो व्यापार करने आ रहा है उसके साथ आपको आशिकी करनी है, दिल लगाना है, उसका पास्ट टैग रिकॉर्ड दिखाना है, वो पैसा दे रहा है, मेरा सामान खरीद रहा है, बात खत्म। व्यापार में उतना ही देखा जाता है। तो मेरे हिसाब से विद ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल दीज पीपल, सब मेरे सीनियर है, सबका सम्मान करता हूं, तो मेरे हिसाब से तो मेरा एक नया काउंटर लग गया है, यहाँ एफटीए होने जा रहा है, बहुत सी चीजें मैं एक्सपोर्ट कर पाऊंगा, मेरे पास वायबल मैन पावर है, वायबल कॉस्ट पे मैन पावर है, मैं मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ता जा रहा हूं। आज की तारीख में डिफेंस में मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मोबाइल में एक्सपोर्ट कर रहा हूं, गाड़ियां एक्सपोर्ट कर रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा
दुनिया का अजीमोशान इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है। मेरे बट प्रधानमंत्री जिंदल का साहब, दुनिया भर में एक सवाल में प्रेम कुमार जी के इसलिए पास जाऊं उससे पहले, देखिए ये परचून की दुकान से आपने कंपेयर किया, लेकिन क्या ये वैसा है? क्योंकि एक बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है जो दोनों को, इंडिया हो या यूरोपियन यूनियन हो, दोनों को निशाने पर लिया हुआ है। एक को कह रहा है कि मैं 50% टैरिफ लगा रहा हूं, अभी नहीं मानोगे तो और बढ़ा दूंगा। दूसरे को बोल रहा है कि 10-20% टैरिफ किसी भी वक्त लगा सकता हूं। क्या उस प्लेयर से दुश्मनी मोल ले सकते हैं और क्या उसका इंपैक्ट नजरअंदाज कर सकते हैं? बहुत खूबसूरत सवाल है, उसका वही खूबसूरत जवाब है। सबको जान के हैरानी होगी, हिंदुस्तान की यूएस के साथ दोस्ती थी, बहुत अच्छी दोस्ती चल रही थी जी। लेकिन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन था? जवाब बहुत लोगों को पता हो, कुछ समझ गए होंगे। हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था चाइना। जब यूएस के साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती चल रही थी आज से 1 साल पहले, तब भी यूएस हमारा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं था, चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। तो जब यूएस और चाइना का क्या रिश्ता है हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान और चाइना का क्या रिश्ता है वो भी हमें पता है। क्या कुछ चाइना ने हमारे साथ करने की कोशिश की थी, हमारे शेरदिल जवानों ने उनको मजा भी चखाया था, लेकिन चाइना के साथ वो सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। लोगों को मिस इंप्रेशन है कि यूएस ही हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, जी नहीं, चाइना ज्यादा महीनों तक हमारा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। तो जब ऑलरेडी चाइना के साथ इतना व्यापार कर सकते हैं, यूएस के साथ दोस्ती होते हुए, तो ईयू के साथ व्यापार क्यों नहीं कर सकते? और एक और चीज, अभी मेरे मित्र जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं बात कर रहे थे कि हम रशिया से क्रूड ऑयल ले रहे थे। जनाब एक चीज और इसमें ऐड कर दूं, रशिया से हम क्रूड ऑयल ले रहे थे, रिफाइन कर रहे थे, रिफाइन किए हुए क्रूड ऑयल का खरीदार कौन था? यही यूरोप था। तो ऑलरेडी हमने बैलेंसिंग एक्ट जो सतीश साहब बात कर रहे थे, ऑलरेडी हमने स्ट्राइक करके दिखाया हुआ है, ऑलरेडी हमने काम करके दिखाया हुआ है। हमारी व्यापार कुशलता, व्यवहार कुशलता को कम क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं कि हम प्रेम कुमार टैक्सफुल हैं? तो प्रेम कुमार जी, ये आपको लग रहा है कि इस डील का वो फायदा मिलेगा, या दूसरी तरफ मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से ट्रंप भी नरमी बरत रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने एक फोटो पोस्ट की है रिपब्लिक डे की बधाई देते हुए, और संकेत उधर से भी मिल रहे हैं कि कुछ टैरिफ घटाएंगे, कोई ट्रेड डील वहां पे भी लॉक हो सकती है। किस तरफ भारत का रुख होना चाहिए? देखिए राम जी, डील तो कोई भी होती है तो परस्पर फायदे के लिए होती है, और यूरोपीय यूनियन और इंडिया मिलकर 28 कंट्रीज के साथ अगर डील होगी, और वो भी 1/4 ऑफ द टोटल जीडीपी जो दुनिया में है, तो अपने आप में एक बड़ी घटना है। और लेकिन एक बात, 2007 से लेके ऑनवर्ड आज तक अगर ये नहीं हुई, तो इसके पीछे के कारणों को अगर हम जाने कि इसको हम प्रायोरिटी नहीं देते रहे, या यूरोपीय यूनियन और इंडिया दोनों एक दूसरे को प्रायोरिटी न दे रहे थे, तो किसको दे रहे थे? तो उसमें हम देखते हैं कभी हम इंडिया और चाइना मिल करके एशिया की जो 21वीं सदी, एशिया की सदी, चाइना इंडिया चिंडिया, इस तरह के सुनहरे सपने भी देख रहे थे जो जिसमें ऑब्स्टेकल आया, और इसके साथ हम नमस्ते ट्रंप भी कर रहे थे, उसमें भी ऑब्स्टेकल आया, और उसमें हमारी प्रायोरिटी में यूरोपीय यूनियन नहीं रहा, या यूरोपीय यूनियन के साथ भी वैसी ही बात रही। लेकिन अब जबकि यूरोपीय यूनियन और भारत, जैसा कि अभी चर्चा हुई कि दोनों डोनाल्ड ट्रंप के सताए हुए लग रहे हैं, तो एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भी ये डील एक वर्तमान की आवश्यकता लगती है, ताकि एक बैलेंसिंग फैक्टर भी हो। निश्चित रूप से चाइना हमारा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है, और यूएस के साथ भी हमारा ग्रोइंग बिजनेस रहा है, लेकिन अब जो रेसिप्रोकल टैरिफ का युग है, तो ऐसे में हमें एक बैलेंसिंग फैक्टर, एक नया कॉर्नर मिल रहा है यूरोपीय यूनियन के साथ, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल अनंत विजय, देखिए ये अनंत विजय जी पॉइंट है। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि भाई ये बैलेंसिंग उनको ठीक लग रही है और वक्त की आवश्यकता वो बता रहे हैं इसको, लेकिन ये एग्जीक्यूट होने जा रही है क्या? और जिस तरह दीपक बोहरा साहब कह रहे थे कि अभी तो ये एग्जीक्यूशन में पहला पड़ाव है, अगर इधर हो भी गया 1 साल उधर लगेगा, वीटो कोई लगा देगा, किसकी संभावना आप ज्यादा देख रहे हैं? देखिए, मुझे अभी सब लोगों की बातें मैंने सुनी,
मुझे लगता है कि अभी बहुत शुरुआती स्टेज है और अभी कुछ कमेंट कर पाना उचित नहीं है। अभी हमारे सामने मदर ऑफ ऑल ट्रेड का एक जुमला जरूर आया है, लेकिन अभी उस जुमले तक पहुंचने में, दुकान खुलने में, वो दुकान खुलेगी लेकिन उसका शटर उठेगा कि नहीं उठेगा, इसको तय होने में भी बहुत समय है। इसलिए अभी इस पर टिप्पणी करना, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे विदेश मंत्री ने कुछ ही दिनों पूर्व जाके कहा था, यूरोप्स प्रॉब्लम इज नॉट एशियाज प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम आप अपने तरीके से डील करिए, हमारा प्रॉब्लम हम अपने तरीके से डील करेंगे। और यूरोप को बहुत खरी खोटी सुना चुके हैं एस जयशंकर महोदय। तो मुझे लगता है कि एक बार डील की सारी चीजें हमारे सामने आ जाएं, उसके बाद ही, लेकिन ये तो तय ही है ना कि दोनों एक मतलब ट्रेड डील से ज्यादा मुझे लगता है डिप्लोमेटिक डील और डिप्लोमेटिक कदम है, जिसमें दोनों ट्रेड का उपयोग करना चाहते हैं अपने अपने हित में। लेकिन जिस प्रकार से इस ट्रेड डील की खबर आते ही हमारे सेंसेक्स ने रिस्पॉन्ड किया था, उसको भी देखा जाना चाहिए। 2.5 से 3% गिरा था उस दिन, बिकवाली तेजी से हुई थी। तो हमें यह भी विचार करना चाहिए राम जी की किन चीजों पर हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं। हमारी लेबर इंटेंसिव कंट्री है, हमारे पास काम का, श्रम का बहुत बहुतायत उपलब्ध है। तो क्या श्रम से जुड़ी हुई इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को इस डील से फायदा होगा, नहीं होगा? सर्विसेज उनके हमें लेने पड़ेंगे, नहीं लेने पड़ेंगे? क्योंकि एक तरफा डील तो होगी नहीं कि भारत जो कर दो सब कुछ फ्री हो जाएगा। यूरोप भी उसकी हार्ड बार्गेनर होते हैं वो यूरोपियंस। बिल्कुल। तो अभी बहुत जल्दीबाजी है। मुझे लगता है कि जिस ओर वोरा साहब ने हमें ध्यान दिलाया है वो उनका अनुभव बोल रहा है। भले हमको वो विशेषज्ञ मान ले, लेकिन इस पूरे पैनल में विशेषज्ञ तो एक वही है जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को, और जो कूटनीति अब अर्थनीति पर आधारित हो गई है, उसको समझते हैं। दूसरी बात, एक बात सतीश जी ने अभी कह दी कि तेल लेना बंद कर दिया। बंद नहीं किया। अभी रियल टाइम डाटा जो तेल का अभी आपके डिस्कशन के दौरान ही हमने देखा है, वो कम जरूर किया है, बंद नहीं किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि भारत किसी दबाव में आकर अपने निर्णय ले रहा है। जब रसिया से भी इधर ट्रेड डील आपकी चल रही है, रसिया से आप ऑयल खरीद ही रहे हैं, दूसरी तरफ इस ट्रेड डील की ओर बढ़ाकर ट्रंप को एक संदेश देने का एक उपक्रम मात्र है इस डील को। मैं अभी इसी तरह से देखता हूं। ओके, सतीश के सिंह साहब, ये बहुत सीधा सवाल है। आप, मुझे लग रहा है कि एक तरफ से किसी दृश्य को देख रहे हैं और उसको 360 घुमाकर देखने का प्रयास कर रहे हैं अनंत विजय जी। वो कह रहे हैं कि इसको दबाव में मत देखिए, ये देखिए कि हम भी दबाव डाल सकते हैं ट्रंप के ऊपर। सतीश जी, देखिए, ट्रंप के ऊपर भारत बहुत दबाव डालने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसका रणनीतिक अमेरिका का ज़्यादा महत्व है हमारे लिए। रूस, यूएसएसआर जैसा देश कोई नहीं है जो चट्टान की तरह आंख मूंद के आपके साथ खड़ा रहता था। बगल में चाइना है जिससे आपका समंदर से भी गहरा ट्रेड डेफिसिट है कि नहीं? चाइना से आप कितना दूर साथ चलोगे? तो हमारे लिए अमेरिका का महत्व बड़ा दूसरा है। हम कितना भी कह लें, भाई उसने जिस तरह से ट्रंप ने आग लगाया है पूरे दुनिया में, और जिस तरह से, वो तो चाइना पे तो नहीं लगाया ऑयल का कोई एम्बार्गो या कोई सैंक्शन नहीं लगा पाया, क्योंकि चाइना में आर्थिक ताकत है। तो हम लोगों ने अगर थोड़ा भी रशिया से तेल काटा है, मुझे इसके फिगर्स नहीं मालूम है, तो कुछ ना कुछ बात तो होगी ना, इसी के चलते कटा है। क्योंकि हम लोग इस बात को जानते हैं कि पिछले 3-4 साल से तमाम अवरोधों के बावजूद, तमाम विपरीत परिस्थितियों में, वो जो रिफाइनिंग के लिए ऑयल आया भारत में रशिया से, उससे भारत के आर्थिक शक्ति को बहुत मजबूती मिली है। लेकिन हम क्यों काट रहे हैं? फिर हम बिल्ला फाड़ करके छाती फुला के कह दे कि अरे तुम कौन है, मैं तो लूंगा अमेरिका से या रूस से। आपको पता है पुतिन आए थे इंडिया में, तो 2 ही बात तो कहने आए थे कि भैया तेल लेते रहना, दूसरा कि डिफेंस का आइटम जो हमारा 67-68% अभी भी, चाहे जो थोड़ा बहुत 2-4% घट गया होगा, वो रूस पे आधारित है, रूस से हम लेते हैं। तो इसी का तो टसल चल रहा है अमेरिका से। अमेरिका से टसल, अमेरिका वाले आंख मूंद के आप सोचिए तो क्या कह रहे होंगे अपने डिस्कशन में कि भाई हमारा तेल भी लो और हमारे डिफेंस आइटम को बढ़ाओ। तो ठीक है, बैलेंसिंग होना चाहिए, लेकिन बैलेंसिंग में हम एक ही लाइन बार बार बोल रहे हैं कि न हम अमेरिका के दबाव को नजरअंदाज कर पाएंगे और न हम अमेरिका को तेज आंखें दिखा पाएंगे। अनंत जी, देखिए, दबाव महसूस करने और दबाव झेलने की कूटनीति नहीं होती है। कूटनीति होती है अपने हितों
हितों की रक्षा करने की। ये देखना होता है कि हम अपने हितों की रक्षा करने के लिए एक कदम पीछे हट के 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। पिछले 14 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये दिखाने का प्रयत्न किया है कि वो विश्व की किसी भी देश के सामने, और अगर अमेरिका से इतना ही डर था जैसा सतीश जी कह रहे हैं, तो आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा क्यों नहीं की? कनाडा से लौटते समय ट्रंप ने तो उनको खुला ऑफर दिया था कि आप आ जाइए हमारे पास, उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद कई बार ट्रंप ने ये बयान दिया कि मैं फोन पर उनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूं, वो फोन पे नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो उठ खड़ा हुआ है भारत। इस बात को हमें अंडरलाइन करना चाहिए कि आज भारत की अवहेलना कोई भी देश या कोई भी उपमहादेश या कोई भी महादेश नहीं कर सकता है। हमें अपने पॉजिटिव चीजों को देखना चाहिए, और निगेटिविटी तो हमें विरासत में मिली ही हुई है, उसको लेकर तो हम चल ही रहे, उसका बोझा तो हम ढो ही रहे हैं। जिस प्रकार से अमेरिका के सामने कटोरा अनाज का लेकर अपने युद्ध के समय जिस प्रकार उनसे हथियार को लेकर गिड़गिड़ाते थे, आज कम से कम भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये दिखा दिया। और अभी आपके यहाँ नीचे चल रही है स्विस रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ है कि बगैर किसी अमेरिका के हस्तक्षेप के पाकिस्तान ने जब मांग की कि सीज फायर करना चाहिए, और उसमें अमेरिका का कोई कहीं भी रोल नहीं है। नहीं तो एक देश का वो जो स्विस रिपोर्ट आई है, मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं और भारत रिस्पॉन्ड कि अगर आपकी दिलचस्पी इस विषय को लेकर है तो अब से कुछ ही देर के बाद आप पूछता है भारत में वो पूरा विषय देखिए सिलसिलेवार। ऐश्वर्य कपूर आपको ये डिटेल भी बताएंगे, डिबेट भी करेंगे कि कैसे स्विस रिपोर्ट ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया और उन लोगों को भी पूरी तरह से बेनकाब कर दिया जो ऑपरेशन सिंदूर के बहाने सरकार को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं दीपक बोहरा साहब, अब आपने ये पूरा प्रोस्पेक्टिव समझ लिया कि हमारे तमाम एक्सपर्ट्स किस दिशा में सोच रहे हैं। मुझे 2 बातों का सीधा उत्तर दीजिए। क्या ट्रंप उस तरह के व्यक्ति हैं, उनको ये बुरा लगेगा कि ईयू भारत के साथ क्यों समझौता कर रहा है, या इस समझौते से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अब यूरोप भारत को वैसे भी सामान भेज रहा है, अभी भी भेजता रहेगा। टैरिफ घटाएंगे कि बढ़ाएंगे, ये 2 देशों के बीच का मसला है, या टैरिफ वो तय करेंगे कि भाई यूरोप कितना टैरिफ लगाए और भारत कितना टैरिफ लगाए एक दूसरे के ऊपर? सर, मुझे शुरुआत में कहना चाहिए था कि आज रिपब्लिक डे है और आपका तो रिपब्लिक भारत नेटवर्क है, तो आपको मुबारक हो और आपके जरिए 140 करोड़ भारतवासियों को मुबारक हो। ये ट्रम्प साहब को तो आप जानते हैं, मैं मिला हुआ हूँ सर, अमेरिका में रहा हूँ, हर साल 2 बार जाता हूँ जी। दुकान पे काउंटर खरीदेंगे, खोलेंगे और चीजें वहां बेचेंगे। मुंगेरी लाल के सपने हैं ये सर। यूरोप के जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो हटेंगे नहीं। आप जानते हैं अभी भी सारा फंसे हुए हैं वहां पर, ये क्वालिटी ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, यहाँ पे ये लगाओ, ये सर्टिफिकेट लाओ। आप देखते जाइए क्या होता है। वो चीन के ऊपर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप इसको होने नहीं देगा। और फाइनली आज ये मिस वंडरलैंड जो वहां थी, मैं देख रहा था सर, मैं था, हर चीज जो हमारी डिफेंस इक्विपमेंट जा रहा था पूछ रही थी प्राइम मिनिस्टर से, वो समझा रहे थे ये है, क्योंकि हम एक डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी साइन करने जा रहे हैं यूरोप के साथ। वो अब हथियार मुझसे खरीदेगा सर, आप देखते जाइए। चीन ने उसे धोखा दिया है, अमेरिका लूटता है, अब उसके पास केवल भारत से लेने का यही एक सिस्टम रहा है, क्योंकि रूस के साथ तो रूस को तो गाली देकर उसने दूर कर दिया है। सो वॉच एंड सी। मैं इसको देख रहा हूँ मैक्रो लेवल पे। 74 साल की मेरी उम्र है, 52 इयर्स इन डिप्लोमेसी। तो मैं मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखता, मैं हकीकत देखता हूँ सर। वो मैंने आपके सामने बयान जिंदल साहब जी, सबसे पहले यूएस के प्रेशर की, यूएस के दबाव की, यूएस हमें क्या काम करने देगा, उसका मैं आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहता हूं। यही था मैं जब यूएस ने टैरिफ लगाए थे 7 अगस्त को 25%, 27 अगस्त को 25% और 50% टैरिफ लगा। उसके बाद का डेटा देख लीजिए और हिंदुस्तान की पावर, हिंदुस्तान की शक्ति का भी एहसास कर लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के भारत का एहसास कर लीजिए। नवंबर 2025 का डेटा दे रहा हूं। टैरिफ लगने के बाद यूएस को हमारा एक्सपोर्ट कम नहीं हुआ जनाब, यूएस को हमारा एक्सपोर्ट 22% बढ़ा है। ईयू को हमारा एक्सपोर्ट 14% बढ़ा है। ओवरऑल हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। और यूएस ने जिस क्वार्टर में टैरिफ लगाया है उस क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रही है हमारी 8.2%, पिछले कई क्वार्टर्स में से हाईएस्ट। तो आज हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, दुनिया चाहे दुनिया ना चाहे। जहां तक यूरोप की बात है, दीपक बोहरा साहब का बहुत सम्मान करता हूं मैं। ही इज एन एक्सपीरियंस पर्सन, आई हाई रिस्पेक्ट फॉर हिम।
आज यूरोप से कंपेयर कर लीजिए, मेरे हिंदुस्तान को कुछ डेटा रख दूं। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, राम जी 2023 और 2024 दोनों साल नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ है। मेरे और आपके हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ अभी का डेटा दे रहा हूं 8.2%। यूएस से कंपेयर कर लीजिए, जनवरी टू मार्च 2025, ज्यादा पुराना डेटा नहीं दे रहा हूं, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ है। जापान से कंपेयर कर लीजिए, उसी क्वार्टर जब मैंने 8.2% जीडीपी ग्रोथ दी है, उनकी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में है। यूके सितंबर अक्टूबर 2024 नेगेटिव में है। तब भी ये शक्तियां थी, इनके होते हुए जब मैं इतनी जीडीपी ग्रोथ करके दिखा सकता हूं तो कुछ तो दमखम है, कुछ तो मेरी सरकार में, मेरे प्रधानमंत्री में दमखम है, कुछ तो दमखम है आकाश जिंदल और उसके साथी व्यापारियों में। ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान को हम उतना कम आंकते रहे। ये परफॉर्मेंस मैंने तब करके दिखाई है जब ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन था। ये 8.2% की तब की परफॉर्मेंस है जब टैरिफ लगे हुए थे, टैरिफ का इंपैक्ट मेरे ऊपर आ चुका था। और आज आकाश जिंदल या आकाशजिंदल.in नहीं, 10 सेकंड और, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि इस साल 7.2% जीडीपी ग्रोथ होगी हमारी 2025-26 की। आकाश जिंदल गलत हो सकता है, हिंदुस्तान की सरकार गलत हो सकती है, वर्ल्ड बैंक तो नहीं गलत होगा जनाब। तारीफ की जा रही है हमारी टैक्सेशन पॉलिसीज की, तारीफ की जा रही है। अमेरिका में इन्फ्लेशन है 2.7%, मेरे हिंदुस्तान में 1.3%। अमेरिका जो रोल मॉडल इकोनॉमी दिखाता है अपने आप को, आज अनएम्प्लॉयमेंट पता है कितनी है? 4.4%। जहां जाके नौकरी करना दुनिया का सपना होता है, वो अपने लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहा। तो ऐसा हिंदुस्तान को कम आंकना बहुत गलत थोड़ा बात जोर है। से हंस रहे हैं। नहीं, मैं हंस इसलिए रहा था कि कहते हैं वर्ल्ड बैंक गलत नहीं हो सकता। मैंने तो काम किया है, बता दूं कितनी बार गलत हुए हैं सर। अभी आपने समझने की कोशिश की है, प्रेडिक्शंस कितनी बार हमने 8.2% अचीव किया है। प्लीज बड़े भाई, क्षमा करिए, मुझे कंप्लीट, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया सर। जी जी, इतनी इज्जत मुझे दे दीजिए। आप कहते हैं बहुत इज्जत करते हैं, नजर नहीं आ रहा बहुत सर। करता हूं सर, सचमुच इज्जत करता हूं सर। उसको साबित कर दीजिए खामोश रहकर। मैं आपको बता देता हूँ, वर्ल्ड बैंक के पास कोई हॉटलाइन नहीं है भगवान के पास। मेरे जैसे ही लोग वहां काम करते हैं, हम ही अपनी असेसमेंट करते हैं। वो असेसमेंट जो देश फिगर्स देता है उसके आधार पर समझने की कोशिश करें कैसे काम, और कई बार गलत है। आप देखेंगे अगर हालत और बिगड़े वो कम कर देंगे अपनी असेसमेंट 2020 से। क्या वर्ल्ड बैंक गलत नहीं हो? कम ऑन सर, गेट रियल। ये हकीकत है भारत की। ट्रेड डील के बिना, ईयू ट्रेड डील के बिना हम बड़े हैं। ट्रेड डील आएगी, बहुत अच्छी बात है, मुबारक। ट्रेड डील आएगी तो और अच्छी बात है। लेकिन टीना जी, इसको किस तरह देखें हम? देखिए, अभी 2027 में हमने इस डील को किया और नॉर्मली 12 से 18 महीने जितनी मुझे जानकारी है, हमें इस पूरी डॉक्यूमेंटेशन में और इस डील को ऑन पेपर लाने में होगा। तो मुझे लगता है कि लेट 2027 या 28 अर्ली मिड हम इसको प्रोसेस में ला पाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा अभी भी डाउट है, जैसे मेरे साथी लोग इस बारे पे बात कर रहे हैं, और मैं कहीं ना कहीं ये मानती हूँ कि आज की तारीख में इट्स वेरी बेनिफिशियल, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन आने वाले समय में जो यूरोपियन यूनियन का जो एटीट्यूड रहा है पिछले 12 सालों में, एग्जैक्टली 12 सालों में हिंदुस्तान के साथ, वो बहुत डाइसी है। एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि डाइग्रेस करने का एक थ्योरी ज़रूर हो सकता है कि आप यूएस से डाइग्रेस हो रहे हैं या फिर आप चाइना से डाइग्रेस हो रहे हैं, बट नेगोशिएशन मुझे लगता है यूएस एंड इंडिया के बीच में भी चलेगी। और हिंदुस्तान इज़ वेरी प्रोग्रेसिव राइट नाउ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के, और जिस तरह से जयशंकर जी ने यूरोपियन यूनियन को आईना दिखाया है पिछली कई मीटिंग्स में, जो मतलब जो कहीं ना कहीं मुद्दा भी बनी है और हम सब के नॉलेज में है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारी जीत के लिए कहीं ना कहीं सही साबित होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूँगी, इसमें कुछ स्टिकिंग पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर, डेयरी हमारा, और या कार्बन बॉर्डर जिसकी हम बात कर सकते हैं, इसमें हमें कुछ फ़ायदेमंद होते हुए दिखाई देता है कि हम इसको कहीं ना कहीं इनकैश कर पाएंगे। लेकिन टैरिफ कम करके हमें मिलेगा, और इसके क्या क्या पॉइंटर्स हैं जो कल के बाद जो है डिबेट्स में आएंगे। एक क्लोजिंग कमेंट में चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपकी तरफ से। अभी सब कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए, कल इसकी कुछ और तस्वीर दिख सकती है, क्योंकि कल वो महत्वपूर्ण दिन है जिस 27 तारीख का ऐलान दावोस की धरती से खुद उर्सुला वॉन डेर लेन ने किया था। आप क्या कहेंगे? एक लास्ट कमेंट। देखिए, ये बातचीत जो है एक मुकाम तक पहुंचती हुई दिख रही है। एक नया ट्रेड जोन क्रिएट हो रहा है, और बीते दिनों कुछ ट्रेड जोन हमारे खराब हुए हैं, जैसे चाइना के साथ में, अमेरिका के साथ में। तो उसमें एक नई उम्मीद बन रही है कि यहाँ हम अपनी स्थिति को
ठीक करें। और ये जाहिर है ग्लोबल जो सिचुएशन है जियोपॉलिटिक्स की, उसमें ये एक बैलेंसिंग फैक्टर है, ये सबसे बड़ी इसकी अहमियत है। मगर हाँ, हमारा अनुभव हमने देखा, अमेरिका ने हमें धोखा दिया, चाइना ने हमें धोखा दिया। हमने हमेशा कहा जब डोनाल्ड ट्रंप से बात होती थी तो शी जिनपिंग डर जाता था, शी जिनपिंग से बात होती थी तो डोनाल्ड ट्रंप डर जाता था। अभी ऐसा न कहें कि दोनों डर गए, ईयू से बात हो रही है तो ऐसा न कहें जी। नहीं, लेकिन देखिए फर्क तो पड़ता है, और फर्क ना पड़े तो फिर उसके आधार पर वो कदम भी ना उठाए। अगर उसके आधार पर कदम, आनंद जी मेरे पास समय आज इतना ही है कि अगर दूसरे देश रिएक्ट कर रहे हैं, ये फर्क पड़ा है ना यूरोपियन यूनियन को या यूरोप को, जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ लगाया उसका असर पड़ा है, और वो असर इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो बैठकें नहीं करते थे वो डील साइन करने के लिए यहां भारत की तरफ आए हैं, और ये दावा भी कर रहे हैं कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स है। तो इसका इंपैक्ट तो है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH